अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको चैनल पे बताया था कि WWE जो रेसलमेनिया करवा रही है उसमें वो क्या कर रही है कि रेसलमेनिया जिस सिटी में हो रही है यानी कि लास वेगस की यहाँ पे बात हो रही है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो आसपास वॉच पार्टीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पे WWE का भी शो चल रहा होता है और वो अपना जो है अलग इवेंट एक्टिविटी करते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके से रेसलमेनिया वीकेंड की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वैसा WWE कुछ नहीं करने दे रही ताकि लोग टिकट्स खरीद के सिर्फ रेसलमेनिया देखने आए, वो किसी और दूसरी साइड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हो। एंड गेस व्हाट, ये चीज़ सिर्फ रेसलमेनिया के लिए नहीं हो रही है बल्कि WWE का जो अगला ही शो होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर का शिकागो से, वहाँ पर भी WWE ने ऐसे सारे वॉच पार्टी स्क्रीनिंग्स को जो है बैन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया है ताकि उनकी जो टिकट सेल्स हैं वो बढ़ पाएँ। तो भाई अब ये WWE के लिए बड़ी एक मुश्किल वाली सिचुएशन आ गई है इस पॉइंट पे, और आई थिंक अब कह सकते हैं कि येस, WWE को बहुत मेहनत लग रही है अपनी जो टिकट्स हैं उसको बेचने के लिए। और हमेशा से ही देखो WWE कई बार जो अपने टीवी नंबर्स हैं उनको इग्नोर कर देती है कि भैया देखो वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन अटेंडेंस एक ऐसा नंबर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम WWE फेस कर रही है, जो कि हम फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब WWE अब हाथ पैर मारने पर मजबूर है। और एक चीज़ मैं आपको भी और बताऊंगा इस वीडियो में, और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस साल की रॉयल रंबल के एक बिहाइंड द सीन वाले सीक्रेट के बारे में। सीक्रेट नहीं, मतलब कि एक इनसाइड स्टोरी के बारे में। तो हमने ब्रॉक लेसनर और लोगन पॉल को देखा था रॉयल रंबल मैच में, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने लोगन पॉल को सुप्लेक्स लगाया था। तो अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझो तो भाई लोगन पॉल तो बंदा है पॉल हेमन का, और पॉल हेमन का बंदा है ब्रॉक लेसनर। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि जो ब्रॉक लेसनर है वो लोगन पॉल को ही मार रहा है कायदे से? तो एक तरीके से वो विजन है। तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो लोगन पॉल ने बताया कि उन्होंने पर्सनली खुद बोला था ब्रॉक लेसनर को जाके कि वो चाहते हैं कि भैया मुझे सुप्लेक्स सिटी की जो राइड है वो करवाई जाए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर से सुप्लेक्स खाना, एक लेजेंड ब्रॉक लेसनर से, एक बहुत ही ऑनर की बात होगी। ये खुद लोगन पॉल के शब्द हैं जो कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में बोले। मतलब देखो भाई, इसे बोलते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से प्यार, की बंदा चाह रहा है कि यार मुझे भी एक सुप्लेक्स पड़ जाता तो देखता, अच्छी बात है, ऑनर की बात है। तो ये जो लव है वो आपको बहुत ही रेयर आजकल सुपरस्टार्स में दिखता है। एक तो बात भी ये हो गई ना कि बिजनेस ड्रिवन WWE के खुद के मूव्स रहते हैं, तो सुपरस्टार्स भी थोड़े फिर सेल्फिश हो जाते हैं अपने आप को लेके। वो जो जो कल्चर वाली चीज़ से आप बोल सकते हो, वो जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल टाइप की चीज़ें थी, आजकल वो WWE में मिसिंग है। लेकिन हाँ, लोगन पॉल उनमें से एक नाम है जो पैसों को तो सेकेंडरी रख के लेकिन एक अलग रीज़न से अपने आप को इतना रिस्क में डालते हैं। क्योंकि अगर आप सही में लोगन पॉल को अच्छे से जांचोगे परखोगे तो इतनी उनको अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। लेकिन WWE उनका पैशन है और वो चीज़ उनके हमको काम में देखने को मिलती भी है। और अगर लोगन पॉल की हम इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं तो भाई अब ये वाला ट्वीट देखो, और कितना सही पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे। ये लोगन पॉल को जो अनाउंसर डेस्क के ऊपर स्टॉम्प पड़ा था, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि भाई कितना कमाल का बंदा है लोगन पॉल, कि अगर कोई और WWE सुपरस्टार होता तो ऑलरेडी वो साइड में अपनी नज़रें टेढ़ी टेढ़ी करके देख लेता कि अच्छा आ रहा है, कब मुझे सेल करना है, कब मुझे गिरना है। लेकिन लोगन पॉल ने ऐसा नहीं किया, जो कि बाकी सुपरस्टार से लोगन पॉल को अलग अलग बनाता है, क्योंकि किसी और सुपरस्टार ने इसको बहुत फेक बना दिया होता है। और मैं आपसे कभी बोलता भी हूँ कि इतना ज़्यादा कभी कभी कोरियोग्राफ लगती हैं चीज़ें कि लगता है भाई अरे यार इतना ज़्यादा भी मत तुमको। जैसे कई बार मैं अगर एग्जांपल दूँ तो स्पेनिश फ्लाई के लिए आपको साफ दिखता है कि भैया ये बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर वो बिल्कुल ऐसा एफर्टलेस नहीं लाहौरी चीज़ तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। भले ही हमें पता है कि भाई हाँ एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन फिर भी आप कौन कितना प्रिसाइज अपनी चीज़ों को लेके उस पर कैसे काम कर रहा है वो चीज़ भी मैटर करती है। और लोगन पॉल डेफिनेटली उनमें से एक नाम है। तो ये थोड़ी सी तारीफ़ें हो रही थी लोगन पॉल की, थोड़ी सी और तारीफ़ें कर दी। और फिर से चलो ब्रॉक लेसनर की बात कर लेते हैं। तो मैट रिडल भैया जब भी पॉडकास्ट इंटरव्यू में आते हैं ना कुछ टेढ़ी टेढ़ी बातें ही बोलते हैं, और उन्होंने ये बोला कि हर WWE के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो ब्रॉक लेसनर से डरता है। प्रोड्यूसर का रोल आपको पता है कि जो भी सेगमेंट है या जो भी मैच है उसमें क्या कब कैसे होगा। लेकिन क्योंकि वो बंदा ब्रॉक लेसनर है भाई, तो उसको देख के फिर डर लग जाता है प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि वो अपने हिसाब से चल देता है। जैसे एलिमिनेशन चेंबर वाला वो जो मूवमेंट था, जब अपने पॉड तोड़ने की बारी आई नहीं थी ब्रॉक लेसनर की, कुछ मूव्स और होने थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर पहले ही एलिमिनेशन चेंबर में घुस गए, वो बॉबी लेशली क्योंकि आउट हो गए थे। तो मैटल यही कहते हैं कि भाई तुम्हें डरने की ज़रूरत क्या है, ये तुम्हें मारेगा थोड़ी, और मारेगा तो तुम उसे अरेस्ट करवा सकते हो, या अगर ये रूल्स के अगेंस्ट है तुमको इस तरीके से एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है मैट रिडल की जो छाती है वो हमेशा चौड़ी रहती है, तो वो इस तरीके की बातें बोलते जैसे उन्होंने पहले गोल्डबर्ग के बारे में भी बोली थी। तो ये एक अंदर की बात और बता रहे हैं मैट रिडल की, जब भी ब्रॉक लेसनर किसी सेगमेंट में है और उसका कोई प्रोड्यूसर है तो भाई उसकी होता है पूरी तरीके से नाक में दम। और वीडियो की स्टार्ट में जो मैंने आपको बोला था कि भैया अभी तो मैं आपको और बात बताऊंगा WWE की अटेंडेंस के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि WWE में एक मल्टी डिपार्टमेंट वाली मीटिंग हुई है, जहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि भैया
हमारी रेसलमेनिया की जो टिकट्स हैं वो बिक क्यों नहीं रही हैं। अब उसके बाद इन्होंने डिस्काउंट किया, जो मैंने आपको बताया था कितना था, 20-25% जो भी रेसलमेनिया के टिकट्स पे था। उसके बावजूद भी भैया इस हफ्ते उसके बाद भी डिस्काउंट होने के बाद भी जो सेल रही है वो पहले से भी बेकार है, और ये इतनी बेकार है कि ऑलमोस्ट ज़ीरो मूवमेंट हुई है प्राइसेस को लो करने के बाद भी। और ये जो टिकट्स के नंबर है वो 17,000 के आसपास डाउन है पिछले साल से, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो भैया वो बात आप बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप अच्छा शो नहीं दोगे, अगर आप क्रिएटिव तरीके से चीज़ें नहीं बुक करोगे, तो फैंस भी फिर आपका शो देखने के लिए नहीं आने वाले। और ये चीज़ तो बहुत मस्त मुझे मज़ा दे रही है, क्योंकि इससे फिर वो एक पॉसिबिलिटी खुलती है कि क्या पता WWE यहाँ पे जो अपनी कोशिशें हैं उसको करना शुरू कर दे, क्योंकि हम तो उसी के भरोसे बैठ सकते हैं ना। और एक क्रिएटिव लोगों के बारे में भी अभी एक और बात है आपको बताने के लिए, आपको सुन के हंसी आएगी बहुत ज़्यादा कि ओ भैया ऐसे ऐसे चल रहा है इस समय WWE में। लेकिन उससे पहले अगली मंडे नाइट रॉ को डिस्कस कर ले भैया, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगली रॉ स्पेशल सी है। एक तो एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट देने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर भी होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ पर, तो भैया एडवांस में अनाउंस कर दिया है। फिर CM पंक भी आने वाले हैं, और फिर हमको वहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैचेस भी दिखेंगे। तो अगली मंडे नाइट रॉ बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा शो है जहाँ पे हाँ देखने लायक चीज़ें हैं, स्पेशली अगर ब्रॉक लेसनर की शो पर अपीयरेंस है तो वो अलग शो को एक फील दे देती है। अब अगेन बात ये नहीं है कि ब्रॉक लेसनर आने से ही पूरा शो बढ़िया हो जाएगा, बात ये है कि ऐसे जब बड़े स्टार्स होते हैं शो पर तो फिर वो ये आई बॉल्स ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि WWE की क्रिएटिव लोगों के बारे में आपको बातें बताता हूँ, तो भैया ब्रूस प्रिचर्ड अभी एक पॉडकास्ट में आते हैं और इन्होंने बात ऐसे करी है कि भैया आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, इस तरीके से। वो भी तब जब WWE की क्रिएटिव चीज़ें, क्रिएटिव स्टोरी लाइन ऐसी चल रही है। वो कहते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट माइंड्स नहीं थे पहले, अब हम 2-3 लोगों के बीच में ही होता था कि हम शो को कैसे चलाना चाहते हैं, लेकिन अब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है पता है, हाईली क्रिएटिव पीपल हैं जो कि पिच करते रहते हैं आइडियाज़ को। कहते हैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं जैसे हॉलीवुड के राइटर्स होते हैं। हॉलीवुड के राइटर्स का कैसे रहता है कि वो भाई बहुत सारे लोग होते हैं किसी एक मूवी के लिए और वो डिस्कशन अपने अपने आइडियाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं इससे काफ़ी क्लोज है। और ऐसा करके वो बोलते हैं कि कैसे अब WWE में जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो जिस तरीके से अब ऑपरेट होती हैं वो कितना ज़्यादा बदल चुकी हैं। और ब्रूस प्रिचर्ड अपनी एक अलग ही दुनिया में है, उनको लग रहा है भैया अभी वो कितने कमाल छा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब अनरियल में भी जैसे अपनी पूरी कोशिशें करते हैं ना अपने आप को ओवर करने की, देखो यहाँ पे भी WWE का टर्म यूज़ कर लिया, अपने आप को ही ओवर करने की, कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी किसी एक सज्जन ने तो बहुत पहले ही स्टेटमेंट दे दी थी कि कैसे ट्रिपल एच अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जस्ट लाइक डेना वाइट जो कि वो UFC के लिए करते हैं। तो वही तो फिर अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे करके ब्रूस प्रिचर्ड ने बोला, मतलब अभी तो खैर ये बात वैसे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी इतना कुछ बंटा धारा हो रहा है और आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा और फ्लेक्स करोगे तो वो लोगों को चीज़ जो है ट्रिगर करती है। और डेफिनेटली वो करी भी। फिर उसके बाद लोग जो है वो एड काउस्की और उन सब की काउस्की जो भी है उनकी फ़ोटोज़, बाकी सबके अलग अलग जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनकी फ़ोटोज़ लगा कह रहे भैया तुम अपनी शक्लें देख लो और उसके बाद इस तरीके की तुम बातें करना। रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीत के CM पंक को पिक किया और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का कहना यह था कि भैया ईजी ऑप्शन था तेरे लिए CM पंक, इसलिए तूने पिक किया, ऐसा वो रोमन रेंस को बोलते हैं। तो भैया इस चीज़ के ऊपर जवाब दिया है CM पंक ने, और वो कुछ इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो भैया मेरा तो मामला बहुत सिंपल सा है, अब मुझे एलिमिनेशन चेंबर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं कि उससे कौन जीत रहा है, मेरा मैच किससे होगा, ना मुझे एलिमिनेशन चेंबर में वो फिर ये भी कहते हैं कि मेरे को ना रॉयल रंबल में रेसल करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरा तो जो स्पॉट है वो सिक्योर है। कहते हैं बस मुझे अपनी रिकवरी पे जो भी छोटी मोटी चल रही हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो सारा फोकस है मेरा अभी से वो सीधा रेसलमेनिया के मैच में है जहाँ पे मैं रोमन रेंस के सामने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला हूँ। अभी WWE जो ये रोमन रेंस का एलिमिनेशन चेंबर के बाद मंडे नाइट रॉ की अपीयरेंसेस होने वाली है, आई थिंक WWE ऑल आउट यहाँ पे जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर एकदम से टिकट सेल्स आपको बढ़ानी है तो इस पॉइंट पे आपको मेगा स्टार्स की ज़रूरत है। रोमन रेंस आपके पास ऑलरेडी है, और जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था भाई एलिमिनेशन चेंबर में टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए रॉक को लेके आ गए थे। बट आई थिंक अब इस पॉइंट पे कोई ऐसा फ़ैन देखना चाहेगा नहीं कि आप जो स्टोरी लाइन लंबी चलाने ही नहीं वाले उसके लिए सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए आप कुछ करो, क्योंकि ऐसे हमको वन टाइम मोमेंट बहुत सारे मिल गए लेकिन उसके बाद कुछ स्टोरी नहीं चलती, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है। और अभी ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में याद आया भैया जेकब फाटो की अटैकर वाली स्टोरी लाइन का क्या हुआ। वो तो बस इन्होंने हमको उस कन्फ्यूजन में डाल दिया कि जेकब फाटो को ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर अटैकर है, और इसके पीछे उन्होंने क्या हाइप बनाई थी। भैया पागल लोग है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी WWE के क्रिएटिव लोग कर क्या रहे हैं, क्या खुद करके भूल जाते हैं। चलो विंस मैकमैन की तो उम्र हो रही थी भैया, तुम अपने iPad में चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन शायद अभी इन्हें ये जो चीज़ें हैं वो नहीं पता है। और विंस मैकमैन का नाम लिया तो भैया विंस मैकमैन से रिलेटेड
थोड़ी सी जो हवा है वो बदली है, थोड़ी सी बोलूँगा मैं, इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आपको पूरा पता है जो लॉ सूट हो रहा है जनरल ग्रांट वाला जो पूरा से सीन है, जहाँ पे आपको पता ही है सारी उसकी जो डिटेल्स है, पिछले 2-3 साल तो हो ही चुके हैं हम कोई बातें करते हुए। तो अब उन्होंने पहली बार अपनी पब्लिक अपीयरेंस करी, जहाँ पे वो विंस मैकमैन के ऑब्वियसली अगेंस्ट में चीज़ें बोलने की, कैसे मैंने चीज़ें सही है वो करने, वो औरों को सहने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के जो चीज़ें हमने अब तक पीडीएफ फॉर्म में देखी थी, अब अपने सामने आके बातें उन्होंने बोली हैं। अब आपको लग रहा होगा भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि विंस मैकमैन के लिए हवा बदल रही है। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया विंस मैकमैन को यहाँ पे। अगेन वही सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि कैसे जब तक पैसे मिल रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन वो मिलने बंद हुए तो उसके बाद भैया देखो फिर ये अपने आप को विक्टिमाइज ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो केस है मैंने आपको बताया था कि अब थोड़ा अलग लेवल पे जा चुका है। और भाई विंस मैकमैन बहुत पावरफुल आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है। कोई ये नहीं कहता कि विंस मैकमैन का कैरेक्टर अच्छा है, ये कोई नहीं कहता। मतलब एक बार को आप डिबेट कर लो ट्रिपल एच विंस में से कौन बढ़िया है, लेकिन कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे तो फिर आई थिंक उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको सरफेस लेवल पे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं देख रहा था ऐसे कि विंस मैकमैन को लेके जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती थी, अब वो शायद थोड़ी सी ईजी हुई हैं। और एक पॉइंट पे जाके भैया जिस हिसाब के खुरापाती आदमी है ये विंस मैकमैन, आप बहुत ज़्यादा शॉक मत हो जाना अगर दोबारा से वो प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस में आ जाएं, अपनी सारी अभी के जो कलेश हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।